नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल झील परिक्षेत्र में पौधारोपण कर झील सौंदर्यीकरण अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के तहत झील किनारे बोगनवेलिया के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे क्षेत्र की सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी माता बिस्ना देवी के नाम पर पौधारोपित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी है और पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधारोपण करने और जल स्रोतों के संरक्षण और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए काशीपुर में 25.19 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इस मौके पर चौराहों के सौंदर्यीकरण, काशीपुर रामनगर सड़क निर्माण, ओपन जिम और प्राधिकरण कार्यालय भवन जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार काशीपुर के विकास और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के काम कर रही है। बताया जा रहा है कि नई परियोजनाओं से शहर का विकास होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल नगर पालिका को 5 नए कूड़ा वाहन सौंपे और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीमताल पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां स्वच्छता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नगर में कूड़े के बेहतर निस्तारण और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये पहल की गई है। राज्य सरकार नगर निकायों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध करा रही है। खटीमा स्थित लोहिया हेड हेलीपैड और कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम ने कैंप कार्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिले में 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष यात्रा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधामों के दर्शन कर चुके हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि यात्रा से होटल व्यवसाय, टैक्सी संचालकों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है और यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम और भूस्खलन की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया है कि रात 10 बजे के बाद यात्रियों को जहां उपयुक्त व्यवस्था होगी वहीं रोका जाएगा, ताकि वे सुरक्षित रूप से विश्राम कर सके। इसके लिए मंदिर समिति और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित कालीघाट क्षेत्र का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा के बाद जमा मलबे को हटाने की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने जिलाधिकारी को 15 दिनों के भीतर मलबा हटाने और भविष्य में नुकसान से बचाव के लिए वैज्ञानिक चैनलाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावितों के सुरक्षित पुनर्वास पर भी जोर दिया गया। मांग कर रहे हैं, लेकिन निश्चित ही इनकी मांग जायज है। जिस प्रकार से ये मकान दोनों तरफ से नदी से घिरे हुए हैं, कभी भी कोई घटना घट सकती है और जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मैंने जादेर को निश्चित कर दिया है कि इनका विस्थापन का प्रस्ताव बनाया जाए, उनको विस्थापित करने की प्रक्रिया में।
विश्व पर्यावरण दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी कार्यालय में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक वृक्षारोपण अभियान चला रही है ताकि लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक किया जा सके। भट्ट ने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ से जिला स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश के अंदर हर बूथ पर पार्टी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे गए हैं। लगभग 11 तारीख तक हम वृक्षारोपण को चलाएंगे और अगले माह उत्तराखंड के अंदर हरेला पर्व मनाया जाता है, उसमें भी हम वृक्षारोपण कार्यक्रम को सभी स्थानों तक उस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। आज से ही प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के उपलब्धियों के कार्यक्रम भी हमने प्रारंभ कर दिए हैं। हम लोग प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमारे वरिष्ठ नेताओं का 24 घंटे का प्रवास होगा, जिसमें हम उस क्षेत्र के लगभग जो प्रबुद्ध जन हैं, समाज में विभिन्न अपना स्थान रखते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क अभियान होगा और केंद्र सरकार की उपलब्धि की पुस्तिका हम वहाँ वितरित करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने उत्तराखंड में 12 साल बेमिसाल अभियान की शुरुआत कर दी है और ये अभियान 25 जून तक प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रबुद्ध सम्मेलन और पूर्व सैनिक संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे और अभियान में जनप्रतिनिधियों का 24 घंटे विधानसभा प्रवास भी शामिल है। के कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जा रही है। उसके लिए हमने विस्तृत कार्यक्रम कार्य योजना तैयार की हुई है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का से हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और 25 जून आपातकाल का जो दिन है, उस दिन तक के कार्यक्रम चलेंगे। हमने सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व मुख्यमंत्री सब लोग 24 घंटे के विधानसभा के प्रवास पर रहेंगे। हर विधानसभा के अंदर कार्यक्रम श्रृंखला होगी, प्रबुद्ध गोष्ठी होगी। वरिष्ठ बीजेपी नेता और छात्र महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गणेश ठकुराठी ने मिशन 2027 को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर अच्छे काम किए हैं। बता दें कि बीजेपी अपनी उपलब्धियों और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के खटीमा से चुनाव लड़ने के सवाल पर ठकुराठी ने कहा कि इस बारे में फैसला पार्टी नेतृत्व और सीएम ही करेंगे। लगातार प्रदेश के अंदर तीसरी बार हमारी सरकार जनता के द्वार जा रही है और तमाम शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, जो पलायन के जो समस्याएं हमारी सरकार के द्वारा हल करी गई हैं, तमाम तरह एम्स यहाँ पर खोले गए हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोले गए हैं, तकनीकी शिक्षा के यहाँ पर विद्यालय खोले गए हैं, पलायन यहाँ से जीरो हो चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी सरकार तीसरी बार जनता के द्वार जा रही है और विपक्ष का जिस प्रकार से नकारापन उनका जनता के प्रति रहा है और उनका दिन प्रतिदिन उनका जो ग्राफ कम होते जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विभिन्न प्रजातियों के 300 से अधिक पौधे लगाए। साथ ही इन पौधों के संरक्षण और देखभाल का संकल्प भी लिया। बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण देहरादून को उसके पुराने हरित स्वरूप में लौटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में ग्रीन एरिया बढ़ाने के साथ साथ MDDA की उपलब्ध भूमि को पार्क और हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और ये दिवस हमको ये संदेश देता है कि जो पर्यावरण है वो न केवल वर्तमान बल्कि जो भविष्य और हमारी भावी पीढ़ी है उसको भी हम उस रूप में सौंपें जिस रूप में हमें मिला था। जो वृक्षारोपण का कार्य है ये हम लोग लगातार MDA के माध्यम से कर रहे हैं और जो सोसाइटी हैं अलग अलग, उसमें लगभग 400 पार्क हमने अब तक बनाए हैं।
रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब यहां और सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी में है। विभाग के अनुसार अस्पताल में भविष्य में आईसीयू, एनआईसीयू, अल्ट्रासाउंड और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जैसी अत्याधुनिक सेवाएं विकसित की जाएंगी। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा। विभाग का कहना है कि जिले के अन्य सीएचसी और पीएचसी के कायाकल्प की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं त्यूरी में भी हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है, वो निर्माणाधीन है, वहाँ पे ये चल रही है। डाक पत्थर का 50 बेड का अस्पताल वो बन चुका है, उसका जो हैंड ओवर भी उसका हो चुका है। वहाँ भी पदों के सृजन के लिए शासन को उसमें लिखा गया है। तो ये लगातार जो है प्रयास चल रहे हैं। माननीय विधायक रायपुर के द्वारा भी, इनके द्वारा भी यहाँ पे माल देवता को और प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के जो है बारे में निर्देश दिए गए हैं। तो वो उस संबंध में भी जो है शासन को पत्राचार जो है किया जा रहा है कि किस तरीके से उसकी स्वीकृति मिलने में उसमें उनकी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार प्रयास यही है कि किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। और उसके अलावा फिर जो मैन पावर है, मैन पावर में आप देखते हैं कि अभी डॉक्टरों की नियुक्ति भी सरकार ने की है, जिसमें देहरादून जिले को भी कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर मिलेंगे। लगातार स्टाफ नर्स की भर्ती भी हुई है, एनएम की भर्ती भी हुई है। ये जो 4th क्लास की भर्ती का मामला है वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे हम लोगों ने तो देहरादून में टेंडर उसका कर लिया था, काफ़ी पहले टेंडर हो गया था और उसकी प्रक्रिया चल रही है नियुक्ति की। बीच में कुछ हमने नियुक्तियाँ की भी थी, लेकिन क्योंकि रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से उसकी नियुक्तियाँ होती है। उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारियों की चौथी सूची जारी करते हुए 7 लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं और इसके साथ ही राज्य में उत्तरदायित्वधारियों की संख्या करीब 100 पहुंच गई है। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल को सेतु आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। दायित्व मिलने पर उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। अग्रवाल ने कहा कि अपने लंबे प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव का उपयोग नई जिम्मेदारी में करते हुए बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैंने तो पहले भी 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। आज जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिली है, इसका जो लाभ है वो निश्चित रूप से व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से चीजों को लेता है, किस तरह से चीजों को आगे प्रस्तुत करता है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो मेरा जमीनी स्तर से लेके संगठन के स्तर पर एज ए विधायक, एज ए मंत्री, एज ए चेयरमैन मंडी परिषद, तो जहाँ पर भी जो मेरा अनुभव है उसको निश्चित रूप से मैं जो एक विभाग है उसके माध्यम से भी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां और कार्यक्रम है उनको आगे ले जाने के लिए हम किस तरह से आगे काम कर सकते हैं। केदारनाथ धाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने इस पर सफाई दी है। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भीड़ को पीछे कर हटाते दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इस पर कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा निकासी गेट से मंदिर के अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी वजह से निकासी करने वाले श्रद्धालुओं का रास्ता अवरुद्ध हो रहा था और निकासी गेट के दोनों ओर भीड़ की स्थिति बन सकती थी, जिससे कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। और उक्त स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों द्वारा निकासी गेट से मंदिर के अंदर जाने का प्रयास करने वाली भीड़ को सुरक्षा के दृष्टिगत पीछे कर वहां से हटाया गया। जिस परिस्थिति में ये घटनाक्रम हुआ उसकी विस्तृत जांच पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी को दे दी गई है और पुलिसकर्मी को उक्त ड्यूटी पॉइंट से हटाया गया। केदारनाथ धाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पे संज्ञान में आया है कि जिसमें वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी भीड़ को पीछे हटाते हुए दिख रहे हैं। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि कुछ श्रद्धालु मंदिर के निकासी गेट से मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा भीड़ को कई बार समझाया गया, लेकिन भीड़ के द्वारा उग्र और आक्रामक तरीके से मंदिर के निकासी गेट से अंदर जाने का प्रयास किया गया, जिसके से मंदिर के अंदर से बाहर आने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो रहा था और मंदिर के निकासी गेट पर भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। सुरक्षा के दृष्टिगत वहां पर मौजूद पुलिस बल द्वारा निकासी गेट से अंदर प्रवेश करने वाले भीड़ को पीछे हटाया गया, परंतु जिस परिस्थिति में यह घटनाक्रम हुआ उसकी विस्तृत जांच गुप्तकाशी को सौंप दी गई है।
खटीमा के झनकैया क्षेत्र में वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए फाइबर फैक्ट्री के वन भूमि पर किए गए 3.44 हेक्टेयर अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। कार्रवाई के दौरान जेसीबी से सीमांकन कर वन विभाग की भूमि को अलग किया गया। वन विभाग का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन को कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर यह कदम उठाया गया। सर, मैं ये जो लैंड है इतनी, इसमें ये बताते हैं कि इतनी 4-5 एकड़ ज़मीन जो है इसमें फॉरेस्ट की है, और अगर फॉरेस्ट की है जब तो हमारा उसमें कोई विवाद नहीं है जो है। लेकिन ये जो अतिक्रमण है ये हम लोगों ने नहीं किया। ये हम लोग 2024 में मोगलिस कंपनी इसमें आई है और वो दिवालिया कंपनियों के जो बोली लगती है उसमें हम लोग आए, और उस वक्त कोर्ट में ये मामला चला तो जो पुराने वाला ओनर था उन्होंने कभी कोर्ट में ऐसा नहीं रखा कि भाई इसमें इतना फॉरेस्ट की लैंड है। अगर वो रखते तो शायद फिर हम लोग नहीं आते, या जो भी बात होती उसमें या बातचीत कहीं होती। तो ये हमने कोई भी अतिक्रमण नहीं किया, लेकिन जो भी फॉरेस्ट की लैंड है उसमें हमारा कोई ये नहीं है। हम ये भी चाहते हैं कि फॉरेस्ट इतनी लैंड हमसे कहीं और जगह पे ले ले। खटीमा रेंज के अंतर्गत झनकैया बीट में ये खटीमा फाइबर्स की जो ये एरिया है, यहाँ पर अवैध रूप से जो हमारी वन भूमि है झनकैया बीट में अतिक्रमण किया गया था, तो इसी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में बेदखली आदेश इनके लिए जारी किए गए थे और इनके द्वारा अपील की गई उच्च स्तर में, और अपीली अधिकारी द्वारा भी बेदखली आदेश को यथावत रखा गया। उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई चल रही है कि यहाँ से जो भी इंक्रोचमेंट है वन भूमि में उसको हटाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां श्यामपुर के भट्टोवाला क्षेत्र में ग्रामीणों पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ तुषार बोरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त अवैध तमंचा, कारतूस और खाली खोखा बरामद किया गया है। ये जो श्यामपुर थाना क्षेत्र भट्टोवाली जो प्लांटेशन कॉलोनी है, इसमें 3 युवक जो थे वहाँ पे बैठ के शराब, इस बाहर के युवक थे जो इधर ही रह रहे थे, तो वहाँ पे शराब पी रहे थे, जिसके स्थानीय लोगों के द्वारा उसका विरोध किया गया, जिस पे वो वहाँ से उन्हें भगा दिया गया विरोध करने पर, जिस पे वो वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात वो आकर वहाँ पे फायरिंग की घटना करके, जिसमें 2 जनों को घायल कर दिया गया, जिसमें मनीष व्यास और एक जयपाल, उनको घायल कर दिया था, हाथ में और एक पाँव में गोली। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ के पास टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गाजियाबाद से बद्रीनाथ धाम जा रहा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। वाहन में चालक समेत 18 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों का रेस्क्यू किया। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित जीतपुर नेगी क्षेत्र में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। बता दें कि डिलीवरी स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त स्टोर का शटर बाहर से बंद था और 2 कर्मचारी अंदर सो रहे थे। आग और धुएं के गुबार के बीच दोनों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला, जिससे जलकर और दम घुटने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों और पुलिस टीम ने किसी तरीके से शटर तोड़कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खटीमा मझोला रोड पर आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। तेज हवाओं के चलते नेशनल हाईवे के किनारे कई बड़े पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भीषण बारिश, इतना भयंकर आंधी तूफान आया हुआ था, जिससे बहुत बुरी क्षति हुई है। बड़े घरों के चादरें उड़ गई हैं, पेड़ गिर के। 2-3 घंटे से जाम लगा हुआ है। जाम को हटवाने में पूरे ग्रामीण लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, बहुत ही ज्यादा है। बहुत अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छा है। सब लोगों ने लग के मिलकर हटा दिया। भैया 3:45 बजे के यहाँ फंसे हुए हैं जी, और पेड़ आगे भी गिरे हुए हैं, पीछे भी गिरे हुए हैं। गाड़ियों का बहुत जाम लग गया है, बहुत बुरा हाल है। अभी जेसीबी आई, यातायात बाधित हो गया है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं और इसमें कई बसें फंसी हुई हैं, लेकिन अभी प्रयास कर रहे हैं पेड़ काट के निकालने की। अभी आधे घंटा और संभावना बनती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 7 जून तक राज्य के कई पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश, तेज हवाएं, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। 5 जून हो गई है
तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिली है और इक्का दुक्का स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आज की बात करें तो आज उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7, 8, 9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।